हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि 25 अप्रैल को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हम लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है ये संबंधित है कालेसर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लगाया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है ऑन बिल्डिंग 4 डैम्स इन हरियाणा कालेसर सेंचुरी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में दिया गया था, अपने आप हमें न्यूज़ में आती हुई देखने को मिली। तो यहाँ पे किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बेसिकली यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर जो है वो ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्टेड है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा स्पर्श होती हुई देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए फेमस है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें लेपर्ड, पैंथर, उसके साथ साथ एलिफेंट्स, बर्ड्स, उनके लिए जो वो ये सेंचुरी नेशनल पार्क जो वो काफ़ी फेमस है। तो इसके बारे में बेसिक छोटी छोटी जानकारी जो हम लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए। इसका जो नाम है वो बेसिकली कालेश्वर यानी कि लॉर्ड शिवा के नाम पे जो उस जगह का नाम पड़ा हुआ है। लेकिन प्रीलिम्स में दो तरह से प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि ये स्पेसिफिक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, और उसके साथ साथ किस किस चीज़ के लिए फेमस है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 डैम्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर किस जगह के ऊपर जो है वो बैन लगाया गया। तो एनवायरमेंट में काफ़ी बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर और नेशनल पार्क्स के ऊपर जो वो सवाल पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आजकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर्टिकल 39B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, उसकी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड केस जो है वो पहुंचा हुआ है। हालांकि केस पहले का है और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट सेम तरह के जो केसेस है वो सुन चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक ओपिनियन जो वो बिल्ड करना शुरू करना है। अब देखते हैं कि क्या जजमेंट जो हम लोगों को होती हुई देखने को मिलती है। वैसे सबसे पहले अगर हम लोग 39B की बात करेंगे तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि 39B जो है वो बेसिकली बात क्या करता है। 39B बोलता है दी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व दी कॉमन गुड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो पूरे के पूरे कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं, उनको जो है वो सबका इंटरेस्ट सर्व करने के लिए जो है, या सबके कॉमन गुड के लिए जब उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तो यहाँ पे हमेशा प्रश्न ये उठता है कि जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज है उसका मतलब क्या है। क्या कम्युनिटी के रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ सरकारी संपत्ति है, सरकारी रिसोर्सेज हैं, या कम्युनिटी के रिसोर्सेज का मतलब जो वो प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी और प्राइवेट ओन्ड रिसोर्सेज भी हैं। तो इसी के ऊपर जो वो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा पास किए हुए अलग अलग कानून, उनका जिक्र हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों ने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी सुन लीजिए। अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर रहे होंगे तो यहाँ पे पहला जो हिस्सा है, क्लियर, पहला जो हिस्सा है यहाँ पे यही बात हो रही है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक केस आया हुआ है जहाँ पे वो ये देख रहा है कि जो मटेरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, क्या उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट रिसोर्सेज आएंगे या नहीं आएंगे। साथ में एक केस की यहाँ पे बात हुई है, दैट इज श्री रंगनाथ रेड्डी केस 1977। तो जब हम लोग श्री रंगनाथन रेड्डी केस की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया था कि जो प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी और प्राइवेट ओन्ड रिसोर्सेज हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर नहीं आएंगे, क्लियर, वो अलग रहेंगे। हालांकि एक बड़े फेमस जज रहे हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण अय्यर, उनके द्वारा जो है वो डिफरेंट ओपिनियन दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए जो इंडिविजुअल है, क्योंकि वो भी जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति जो किसी कम्युनिटी के अंदर डेवलप कर रहा है और वो भी कम्युनिटी का हिस्सा है, यही कारण है पब्लिक के साथ साथ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी कंसीडर किया जाए, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी आगे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्लियर। उसके बाद जो है वो एक जजमेंट जो है वो हम लोग यहाँ पे रंगनाथन रेड्डी जो है उस जजमेंट की बात करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपका एक संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल 1983 की जजमेंट है, जहाँ पे ये कहा गया कि सरकार जो है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पहले पोजेस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसी को ही कॉमन प्रॉपर्टी, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी जो वो कंसीडर किया जाए। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है और वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन सकती है, और उसको बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वो यूज़ किया जा सकता है, क्लियर। तो इस तरह से अलग अलग जजमेंट्स जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ में बेसिकली जो केस रिलेटेड है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड केस है, मुंबई से रिलेटेड केस है, जहाँ पे मुंबई के अंदर जो है वो ऐसे घर थे जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहा करते थे। तो गवर्नमेंट ने जो वो एक बिल पास किया, एक एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं इनकी ज़मीन को सरकार एक्वायर करेगी, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को सरकार एक्वायर करेगी, और बाद में जो वो लोगों को ये घर दे दिए जाएंगे। तो उसी के ऊपर जो वो केस बेसिकली वहाँ की जो प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन उसके द्वारा किया गया, और उसी की ही सुनवाई जो हम लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो होती हुई देखने को मिलती है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो यही है कि अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C की, क्लियर, तो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो उनको वायलेट कर सकते हैं।
तो यानी कि हाई कोर्ट ने जो है वो जो सरकार का डिसीजन, सरकार का जो एक्ट था उसको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया। अब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो देखते हैं कि हम लोगों को आगे क्या होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो भी स्पेसिफिक आर्टिकल को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, रीड करिएगा, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूज़ में हमें बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। अब हम बात करते हैं अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स। अब लिखा तो यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस टैक्स, लेकिन ये बेसिकली आपको जो अभी तक हमारे यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स से रिलेटेड अलग अलग टैक्सेस मौजूद थे उनका जिक्र होता हुआ देखने को मिलता है। देखिए इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब क्या है कि किसी के द्वारा जो है वो ज़मीन एक्वायर की गई, प्रॉपर्टी बनाई गई, क्लियर। अब जैसे ही उसका देहांत हुआ उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है जो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग लोगों को, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उसके ऊपर जो वो बेसिकली टैक्स लगाया जाए, जिसको जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स का नाम दिया गया। अब यहाँ पे अलग अलग जगहों के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स जो हमें देखने को मिलते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स से रिलेटेड बाकी चलिए एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, उतनी ज़्यादा बाकी इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं केंद्रित करना है, होपफुली आप लोग स्पेसिफिक टाइम पे इसके बारे में सुन ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अभी तक किस किस तरह के अलग अलग तरह के टैक्स जो है वो हम लोग देखते हैं जिनको हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स से रिलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है वो वेल्थ टैक्स किसी ज़माने में हुआ करता था, 1% वेल्थ टैक्स जो है वो लगाया जाता था। अगर कोई भी वेल्थ एक्वायर कर रहा है 1% का वेल्थ टैक्स लगता था 20 लाख से ऊपर। गिफ्ट टैक्स लगाया करती थी सरकारें, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो एस्टेट ड्यूटी लगा करती थी। तो एस्टेट ड्यूटी का सीधा सीधा मतलब यही होता था कि जैसे किसी की मृत्यु है और उसकी प्रॉपर्टी आगे किसी को जानी है तो उसके ऊपर जो वो एस्टेट ड्यूटी लगाया करते थे। लेकिन वहीं पे ही शुरुआती दौर में इसका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो एस्टेट ड्यूटी थी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1953, इसको 1985 में जो है वो राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो है वो अबॉलिश कर दिया गया। और उसके साथ साथ जो वो वेल्थ टैक्स को 2015 में और गिफ्ट टैक्स जो वो 1998 में अबॉलिश कर दिया गया। हालांकि गिफ्ट टैक्स जो वो बाद में उसको रीइंस्टेट किया गया। इसका सीधा सीधा लॉजिक यही लिया गया कि जो टोटल कलेक्शन हो रही थी इन स्पेसिफिक टैक्सेस से वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। तो सरकार ने थोड़े से जो इसमें चेंजेस किए, जैसे जब इन्होंने वेल्थ टैक्स को निकाला तो वेल्थ टैक्स के बजाय इन्होंने सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया कि ऐसे लोग जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर 2% का सरचार्ज लगेगा, जिसमें सरकार को जो वो ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो वेल्थ टैक्स जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। गिफ्ट टैक्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से गिफ्ट टैक्स जो रीइंस्टेट हुआ, जहाँ पे अगर आप लोग 50,000 से ज़्यादा के गिफ्ट लेते हो तो वो आपकी इनकम के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाएगा और टैक्सेबल रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको कोई गिफ्ट जो है वो शादी के दौरान दिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी के दौरान भी दिया, और हम लोग देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पे शादियाँ मैरिजेज होती हैं तो बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ जो वो लोगों को गिफ्ट के रूप में दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि मैरिज के दौरान अगर कोई गिफ्ट दिया जाएगा तो उसके ऊपर जो वो गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अगर पिताजी के द्वारा अपने बच्चों को या ब्लड रिलेशन में किसी भी तरह का गिफ्ट हो रहा है तो उसके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो अलग अगेन ये पूरे का पूरा जो आर्टिकल है इसमें वही सारे का सारा जो प्रोविजंस है उनका जिक्र किया गया कि कैसे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगे हैं और किस तरह से टाइम टू टाइम जो हम लोगों ने उनको डिले किया। तो आप इसको एक बार जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेलिंग में तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्लियर। बेसिक आइडिया आपको टैक्सेस से रिलेटेड थोड़ा और लग जाएगा। अगली न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो हिंदू के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। ये बेसिकली स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के ऊपर आधारित है और जहाँ पे हम लोग देखेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो जब हम लोग NCAP NC कैप की बात करेंगे तो ये बेसिकली जो पर्टिकुलेट मैटर्स थे, PM मैटर थे, उनको जो है वो कम करने के लिए, उनका जो लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए जो वो लॉन्च किया गया था, क्लियर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि 2024 तक आते आते जो पर्टिकुलेट मैटर हैं उनको 20 से 30% जो उनको रिड्यूस कर दिया जाए, जितने वो 2017 में थे उस लेवल से, और 2026 तक आते आते जब उसको 40% कर दिया जाए। तो इसी से रिलेटेड जो वो पूरी की पूरी न्यूज़ है। लेकिन साथ में बेसिकली आप ऐसा मानिए इसमें रियलिटी चेक दिया गया है कि क्या कि कुछ ऐसी जगहें हैं हमारे यहाँ पे, जैसे विशाखापट्टनम और बेंगलुरु है, तो जितना पैसा जितने फंड्स इस प्रोजेक्ट के अंदर उनको एलोकेट किए गए हैं उन्होंने 0%, है ना, जैसे बेंगलुरु ने 0%, विशाखापट्टनम ने 0% और बेंगलुरु ने सिर्फ 1% ऑफ द टोटल फंड जब उसको यूज़ किया है। तो जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टाइम पे देख रहे हैं कि पोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंक्रीज हो रहा है, इवन सरकार के द्वारा फंड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बेसिकली NCAP की जो प्रॉपर असेसमेंट है और उसके साथ साथ क्या क्या साइंटिफिक टूल हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एमिशन इन्वेंट्री की बात हुई है, AQ की बात हुई है, SA की बात हुई है, क्लियर। तो इसको जो है आप लोग एक बार देख लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन और उसके साथ साथ जो प्रेजेंट स्टेटस है वो आप लोगों को स्पेसिफिक न्यूज़ के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। अगेन देखिए पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है, आर्टिकल 244 क्लॉज A। तो देखिए हमारे संविधान के अंदर जो है वो ये क्लॉज मौजूद है जहाँ पे असम के अंदर हम लोग एक ऑटोनॉमस स्टेट देख सकते हैं, क्लियर। और स्पेसिफिकली ये कार्बी एंगलोंग का जो एरिया है इसके लिए ये वाला प्रोविजन ऐड किया गया था। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई भी जो
पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अभी क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और वहाँ पे जो लोकसभा की सीट है वहाँ पे सभी के सभी कैंडिडेट्स जो है वो यही कह रहे हैं कि हम लोग जो 244A आर्टिकल है उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे। हालांकि अगर हम इसी एरिया की बात करें तो आप होपफुली आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वो 6 शेड्यूल मौजूद है और 6 शेड्यूल के अंदर वो सारे के सारे एरिया जो वो 6 शेड्यूल का हिस्सा रहते हैं, जहाँ पे उनकी एक प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती हैं, लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस स्पेसिफिक प्रोविजन के अंतर्गत वहाँ पे प्रॉपर एक ऑटोनॉमस स्टेट बनेगी, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे। तो ये लोग बेसिकली उसकी जो ऑटोनॉमी है उसको रीइंस्टेट करना चाहते हैं। हालांकि जब असम था तो उसमें तब भी ट्राइब से रिलेटेड जो अलग अलग इश्यूज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते थे। बाद में मेघालय जो वो वहाँ से अलग कर दिया गया, क्लियर। तो आप लोग जो इसके बारे में छोटी थोड़ी सी जो जानकारी है उसको एक बार जो वो रीड कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप लोगों को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है वो सारे का सारा देगा रिगार्डिंग आर्टिकल 244A जो अभी तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ 6 शेड्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को स्पेसिफिक न्यूज़ में देखने को मिलेगी। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो हम लोगों ने स्पेसिफिक फाइल के अंदर ऐड किए हुए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट है पीसीबी, दैट इज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये बेसिकली स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है। टेक स्टेप्स टू चेक एयर पॉल्यूशन ड्यू टू रोड प्रोजेक्ट्स। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बद्दी वगैरह वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जिसके कारण जो है वो रोड से जितना पॉल्यूशन जो है वो निकल रहा है, क्लियर, वो मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज जो है टोटल पॉल्यूशन के, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज उसकी टोटल पॉल्यूशन के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो हमारा एसपीसीबी है इसने उसको जब वो ऑरेंज इंडस्ट्री के रूप में या ऑरेंज इंडस्ट्रीज के रूप में जब उसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो सवाल यहाँ पे हमें आता है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कैटेगराइजेशन कैसे रहती है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्लियर। जिसका इंडेक्स 660 से ज़्यादा है वो रेड कैटेगरी में आएगा, लेकिन यानी कि एक्सट्रीम पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री है। ऐसा जो 41 से लेके 59 है तो वो ऑरेंज कैटेगरी में आएगा, जैसे ये जो रोड जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको ऑरेंज कैटेगरी के अंदर डाला गया। जिसका 21 से 20 में है वो वाइट सॉरी ग्रीन कैटेगरी आएगा, और जिसका लेस देन 20 है उसका जो वाइट कैटेगरी के अंदर आएगा। तो इस कैटेगराइजेशन को जब आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है, स्वच्छ भारत मिशन हमारी सरकार का जो वो काफ़ी एक पायलट मिशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। तो उसी से ही रिलेटेड प्रॉपर जो असेसमेंट है, और असेसमेंट का मतलब सीधा आप ऐसा मानिए कि जो नेगेटिव साइड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन है कि किस तरीके से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड हो गया लेकिन उसकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम चैलेंजेस देखने को मिल रही हैं, किस तरह से अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव यही था कि आप लोग जो हैं वो क्लीनलीनेस के लिए कुछ लोगों के ऊपर नहीं खुद के ऊपर डिपेंडेंट हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। तो आप इस आर्टिकल को जो नेगेटिव साइड है या जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, तो आप इस आर्टिकल को जो उस तर्ज के ऊपर रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ जो आज की हमारी अंतिम न्यूज़ है, दैट इज ए सोल्यूशन दैट इजंट, ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के रवांडा बिल से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक भूमिका बांध देता हूँ, बाकी इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली बात क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है वो बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट आते हैं, और इलीगल माइग्रेंट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है असाइलम सीक करना, ठीक है। वो असाइलम वहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब तक उनको असाइलम नहीं मिलेगा तब तक वो यूके के अंदर ही रहेंगे। लेकिन यूके ने क्या किया, यूके ने कहा कि जी वो हमारे यहाँ पे नहीं रहेंगे जब तक वो इलीगल माइग्रेंट के रूप में है और जब तक उनको प्रॉपर असाइलम नहीं मिलता है। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग जगहों के ऊपर जो वो प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जैसे यूके की सरकार जो है उसने रवांडा के साथ एक एग्रीमेंट किया जहां पे इसने कहा कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, क्लियर, 2022 के बाद 1 जनवरी 2022 के बाद उनको जो है वो कहाँ भेज दिया जाएगा, उनको रवांडा भेज दिया जाएगा। अब ये लोग रवांडा में रहना शुरू कर देंगे और यहाँ पे बेसिकली यूके के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद रहेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से किसको जो है वो असाइलम देना है, किसको नहीं देना है। अब मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर दी कि असाइलम दे देते हैं, तो फिर उस इंडिविजुअल को यूके भेजा जाएगा, यानी कि यूके जो इलीगल माइग्रेंट्स उनको अपने देश में नहीं रखना चाह रहे हैं उनको रवांडा भेज देता है। अगर मान लीजिए यूके उनको नहीं दे रहा है असाइलम, तो वो रवांडा में रह सकते हैं या उसके अलावा किसी और थर्ड कंट्री में भी असाइलम जो है वो सीख कर सकते हैं। तो यहाँ पे रवांडा से बेसिकली प्रॉमिस लिया गया है कि आप लोग जो इनके हितों का रक्षा करोगे, लेकिन रवांडा जो वो पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल कंट्री है, बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन रवांडा की खुद नहीं है। तो उसी के ऊपर बेसिकली ये पूरे का पूरा जो न्यूज़ है वो आधारित है, जहाँ पे वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, लेकिन यूके के पार्लियामेंट के द्वारा जो इसको अप्रूवल दे दिया गया है, पास ये हो चुका है। तो बेसिकली आजकल जो मॉडर्न टाइम पीरियड पे जो माइग्रेंट्स के क्राइसिस हैं, लीगल माइग्रेंट के क्राइसिस हैं, उनसे संबंधित ये रवांडा बिल जो यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रेलिवेंट रहेगा। तो आप इसको जो है वो पढ़िएगा, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया
ने भी इस तरह का सेम जो प्रोसेसिंग यूनिट्स थे वो नूरू के अंदर जो है, नौरू के अंदर जो है इस्टेब्लिश किए थे, तो वो भी आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में पर्सपेक्टिव से आप सिर्फ एक ना जनरल सी रेफरेंस है माइग्रेंट से रिलेटेड, क्लियर, आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।